80% लोग हिंदू हैं, तो वहां पर अगर कोई आप उस गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे जो कहे कि हम तुम्हारे धर्म को खत्म कर देंगे, तो भाई क्या मूल्य करके तुम वोट मांगने जाओगे? क्या आफत है तेजस्वी यादव जी को या राजग को, राहुल गांधी को भारत माता की जय या देश की जय बोलने में क्या आपत्ति है कि नहीं बोलते? और लगातार जो जंगल राज याद दिलाया गया लोगों को कि जब राजद का शासन था लालू यादव का, तो कहा गया कि अभी उस बार तो चारा खा गए, इस बार आदमियों का सारा स्कॉलरशिप खा जाएंगे। ये दिल्ली की सरकार और पटना की सरकार अगर एक लाइन पे रहेंगे तो तमाम पैसा आएगा, तमाम योजनाएं आएंगी, और अगर कहीं तेजस्वी यादव की सरकार बन गई तो ये साल भर टकराती रहेगी। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं उस चुनावी कहानी की जिसने बिहार की राजनीति का पूरा चेहरा बदल दिया। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने ऐसी जीत दर्ज की जिसे देखने के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक हर कोई यही पूछ रहा है, आखिर एनडीए ने ऐसी कौन सी रणनीति बनाई थी? क्या ये जीत नीतीश कुमार की योजनाओं की वजह से हुई या फिर भाजपा की संगठन क्षमता का असर था? क्या महिलाओं का समर्थन निर्णायक साबित हुआ या छोटे दलों के साथ गठजोड़ ने चमत्कार कर दिया? फिलहाल आज के इस एपिसोड में हम इसी रणनीति के हर एक पहलू को खोलकर समझेंगे। योजनाओं का प्रभाव, जमीन पर काम करने वाली टीमों की मुख्य भूमिकाएं, चुनाव प्रचार की शैली और विपक्ष की कमजोरियां, सब पर गहराई से चर्चा होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी के साथ सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बिहार चुनाव में प्रचंड जीत हुई है बीजेपी की, तो सर सबसे पहला सवाल ये रहा मेरा कि जो बिहार चुनाव 2025 का है उसमें एनडीए की जीत का सबसे बड़ा और मुख्य कारण क्या है? आपको क्या लगता है, रणनीति या नेतृत्व? नहीं, दोनों बात। एक और नरेंद्र मोदी जी स्वयं चुनावी मैदान में उतर गए थे, तो उनका जो ऑरा है, प्रभाव है उनका पूरे देश पर, वो ऐसा लगने लगा कि जैसे नरेंद्र मोदी जी स्वयं बिहार के चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ा। उनकी जो इमेज है, विश्वसनीयता है। और इसी तरह साथ में जो नीतीश कुमार जी, उनका लंबा अनुभव, करीब 20 साल का अनुभव जी, और पब्लिक में एक विश्वास, ये आदमी बेईमान नहीं है, ये आदमी भ्रष्ट नहीं है, ये सच्चे अर्थों में पब्लिक का कल्याण चाहता है, ये विश्वास। और तीसरा आपने सुना होगा कि उन्होंने शराबबंदी कर दी थी, तो तमाम महिलाएं उनकी फैन हो गई कि हमारे पति जो शराब पीकर बदतमीजी करते थे, मारते पीटते थे, वो कम हुआ। और चौथा कि जो 10,000 रुपए ठीक चुनाव से महिलाओं के खाते में भेजे गए थे, 1 करोड़ महिलाओं के खातों में भेजे गए कि तुम कोई ना कोई व्यवसाय कर लो। शायद यही वजह थी कि पुरुषों की लाइन से लंबी महिलाओं की लाइन लग गई। फिर एक उन्होंने और नया प्रयोग किया जी, कि जातिगत समीकरणों में देखा था कि पिछली बार जो उत्तरी बिहार में जी रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी, चिराग पासवान, तो वो अलग थी। इस बार उन्होंने नए प्रयोग के तहत उनको भी शामिल कर लिया, कुछ सीटें दे दी। और मांझी जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी जी, उनको भी अपने साथ मिला लिया। तो कुछ मांझी बिरादरी के लोग, कुछ अनुसूचित जाति बिरादरी के लोग, वो भी जो कट गए थे, इस बार वो भी साथ आ गए। और सबसे बड़ा एक और प्रभाव पड़ा कि जो तमाम बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के वोट में खिलाफ वोट देते थे बीजेपी के, कि ये पार्टी हटा देगी हमको और वो राष्ट्रीय जनता दल हमको अंदर कर लेगा, तो वो उनके वोट जांच पड़ताल कराकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो कहने का मतलब ये है कि वो 68 लाख वोट कट गए। मुख्य जो चेहरे थे उनको भी जोड़ा अपने साथ, और उनके तहत उनके वोटर्स भी आए। ये जीत की एक बड़ी वजह है। दूसरा सवाल ये है कि सर, नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना, आपने कहा कि महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए भेजे गए। महिला रोजगार योजना ने चुनावी नतीजों को कितना प्रभावित किया? क्योंकि वो भी एक मैंने अभी आपको बताया कि उनको ये आस जगी, कोई सच्चे मन से चाहता है कि हमको रोजगार करके अपनी रोजी रोटी ठीक से चलाएं।
और एक और जो विपक्ष था वो पूरी तरह से संतुलित समायोजित नहीं हो पाया। पहले तो आपने सुना होगा आरजेडी और कांग्रेस में वोट शेयरिंग पर विवाद होता रहा, फिर अंत में नहीं बात बनी तो 10 सीट पर कहने लगे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करेंगे। तो लोगों ने कहा कि एक तरफ ये लड़ भी रहे, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम एक गुट में हैं, तो इनकी दोस्ती पक्की है नहीं। और चौथा एक और अगला जो कारण बना कि बीजेपी हरदम चुनाव के लिए लगातार काम करती है। बूथ में कौन 10-12 यंग लोग होंगे जो चुनाव में वोट जिताएंगे, उनका नाम पहले से छांटा जाता है, टीम बनवाई जाती है, ये पूरी बूथवार लिस्ट बनती है। ये काम और पार्टियां नहीं कर पाती। बूथ मैनेजमेंट उनका एक नारा है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। यानी एक एक बूथ के लिए ब्लॉक, अभी जैसे बीएलओ होते थे तो साथ में बीजेपी की तरफ से BLA 2 लगा दिए गए, ब्लॉक बूथ लेवल असिस्टेंट। क्या कि वोटर लिस्ट जो बनेगी उसमें सहायता करके अपने लोगों को नाम डलवाओ, छूट न जाए कोई। देखिए कितना बड़ा काम है, एक पर्सन को टारगेट कराए, एक पर्सन को टारगेट किया गया। और दूसरा कि जो विरोधी पार्टी ने कोई फर्जी नाम डलवा दिए हो, बाहर नौकरी के लिए गए हुए का नाम डलवा दिए हो या मरे हुए का नाम डलवा दिए हो, उनके नाम वोट पर विरोधी पार्टी तो आरोप लगा रही थी कि बीजेपी ऐसा करवाती है कि वोट एक्स्ट्रा करवा लेती है, एक्स्ट्रा नाम डलवा लेती है। हाँ, तो वो आरोप तो लगाएंगे, लेकिन असली काउंट क्या करेगा कि जब वोट पड़ेगा तो जिनके नाम वोटर लिस्ट में होंगे वही वोट देंगे, उसी से गिनती होगी। तो देखिए लगातार प्रयास, ऑल 24 आवर्स, ऑल 7 days इन a वीक, और लगातार साल भर जब ये प्रयास चलता है। और एक और बहुत फर्क पड़ा, इधर माननीय मोदी जी ने दिल्ली से जो तमाम योजनाएं चलवाई, अब उनमें आपने सुना होगा कि पहले वो गैस, घर घर औरतों को गैस दी गई कि खाना बनाने की सुविधा हो जाए, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन बेनिफिशियरी बनाए गए, किसानों को सम्मान निधि दी गई, और डीबीटी पेमेंट जो माध्यम से जाते थे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हर एक जैसे वृद्धावस्था पेंशन या विकलांग पेंशन या कोई भी, सारा डायरेक्ट खाते में जाने लगा। तो इनका सबका डायरेक्ट एक बीजेपी ने लाभार्थी प्रोग्राम कराया पूरे जिलों के लाभ, ये हमारे पक्के वोट होंगे। लाभार्थी मॉडल को और अधिक प्रभावी ढंग से बिल्कुल लागू किया। तो सर, भाजपा और जदयू के बीच सीट बंटवारा कैसे एक सफल रणनीति साबित हुआ? इसके बारे में उन्होंने एक मोटा सिद्धांत तय कर लिया कि जितना वोट परसेंट तुमको मिला है और जितना हमको मिला है, दोनों को जोड़ लो और उसी अनुपात में सीटों को बांट दो। तो बस इतना मोटा सिद्धांत तय हो गया, दोनों लोग तैयार हो गए और इसी पर सीटें बढ़ की, 35 तुम्हारी तो 36 हमारी, तो बराबर लगभग जितना वोट मिला था पिछले चुनाव में उसी के अनुपात में दे दो। अब एक और जो उम्मीद जगी कि दिल्ली की सरकार और पटना की सरकार अगर एक लाइन पे रहेंगे तो तमाम पैसा आएगा, तमाम योजनाएं आएंगी, और अगर कहीं तेजस्वी यादव की सरकार बन गई तो ये साल भर टकराती रहेगी, ये अलग अपना विरोध करेगी और दिल्ली की सरकार इसको ठीक से मदद नहीं देगी। तो सारे युवा लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को लगा कि अगर एक पार्टी की सरकार रहेगी तो बिहार का विकास ज्यादा होगा। तो इसलिए, और जो युवाओं को जो उम्मीद थी, यद्यपि इन्होंने, तेजस्वी यादव ने कहा कि हर परिवार से रोजगार देंगे, लेकिन लोग जान गए तुम कहां से दोगे जब दिल्ली से तुम्हारा टकराव रहेगा, तुम अलग पार्टी में हो और पैसा तुम्हारे पास रहेगा नहीं, तो कहां से तुम नौकरी दे दोगे। एक जो प्रचार अभियान चला, तो आपने देखा होगा बीजेपी का, एनडीए का जो प्रचार अभियान था वो बिल्कुल अलग तरह का, ऐसी रैली हो रही है, वर्चुअल रैली, और वर्चुअल रैली में बड़ा सा फोटो दिख रहा है, मोदी जी का वो भाषण दे रहे हैं, तमाम लोग सुन रहे हैं, एक जगह दे रहे हैं, 10 जगह दिखाई पड़ रहा है और वो सब सुन रहे हैं। इसी तरह सोशल मीडिया का माइक्रो कैंपेन चला, यानी कि सोशल मीडिया पे तमाम छोटे वीडियो, ऑडियो बना करके डाले गए और वो सब लोगों ने दूर तक सुने। जिलावार मीटिंगें, उनकी मॉनिटरिंग एक जगह से हो रही है, और सेक्टर वाइज क्या हुआ सबके फोटो डालो कार्यकर्ताओं के। और इस समय इसमें काफी जो खर्च करना था वो पार्टी ने खर्च किया और आने जाने की व्यवस्था की। मतलब आपने देखा कि चुनाव के पहले लगातार उतार दिए गए अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सुनील बंसल जी और जितने वरिष्ठ नेता थे
धर्मेंद्र प्रधान जी, सब तावड़े जी सारे पहुंच गए और स्थायी कैंप कर दिया अलग अलग एरिया में। अब सोचिए, और दूसरी तरफ क्या दिख रहा था कि तेजस्वी यादव जी अकेला, ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव जी केवल चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी कोई खास चेहरा दिख ही नहीं रहा था। और दूसरा उल्टा प्रचार, कहने लगे अरे वो शहाबुद्दीन का लड़का ओसामा चुनाव लड़ रहा है। अब ओसामा को तुरंत कनेक्ट किया, वो ओसामा बिन लादेन, वही उसी तरह का ये भी होगा, बदमाश का लड़का है। वो शहाबुद्दीन तो बहुत बड़ा बदमाश था, ये बदमाशों वाली पार्टी है। और लगातार जो जंगल राज याद दिलाया गया लोगों को कि जब राजद का शासन था लालू यादव का, तो कहा गया कि अभी उस बार तो चारा खा गए, इस बार आदमियों का सारा स्कॉलरशिप खा जाएंगे, किसान सम्मान निधि खा जाएंगे। और लोगों ने मान लिया, क्योंकि एक बार वो खा चुके हैं तो लोगों ने मान लिया। एक बार वो जंगल राज की याद जो दिलाई गई उसको सब लोगों ने मान लिया। और एक और बात आप जरा गौर करिएगा, इनको बहुत उम्मीद थी कि हमको MY यानी मुस्लिम यादव वोट मिल जाएंगे। अब मुस्लिम यादव वोट की जगह क्या हुआ, असदुद्दीन ओवैसी ने आकर तमाम वोट काट दिए। अब वो ये अगर समझौता करते, थोड़ा सा एडजस्ट करते शायद असदुद्दीन ओवैसी को अपनी पार्टी में, तेजस्वी यादव, तो शायद कुछ उससे मुस्लिम वोट न बढ़ता। तो इन्होंने वो भी वोट पट गया। और उधर मांझी जी जो थे वो, उनसे भी उनका कोई तालमेल नहीं हुआ। यानी कि जो ये इच्छा हुई, उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तेजस्वी यादव की, हम यंग हैं, हमको पब्लिक पसंद करेगी, क्योंकि 20 साल हो गए हैं इसलिए नीतीश जी को रिजेक्ट कर देगी। दूसरी जो बोल्ड इमेज नीतीश कुमार जी की दिखाई गई, टाइगर अभी जिंदा है, पोस्टर लगाए गए, तो लोगों ने कहा बूढ़ा शेर है लेकिन शेर अभी जिंदा है। तो वो बोल्ड इमेज जो नीतीश कुमार जी की दिखाई गई वो काम की। और इधर आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने, एनडीए के जो साथी थे, उन्होंने सनातन धर्म के विरोध के बयान दे दिए कि इनके एनडीए गठबंधन में तो वो शामिल हैं जो मद्रास के, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, और जो खड़गे जी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, ये लोग कहते हैं सनातन को खत्म कर देंगे। अब सोचिए कि आम जनता, जहां 80% लोग हिंदू हैं, तो वहां पर अगर कोई, आप उस गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे जो कहे कि हम तुम्हारे धर्म को खत्म कर देंगे, तो भाई क्या मुंह लेकर के तुम वोट मांगने जाओगे? वो लोग कहेंगे अरे ये वही है जो हमारा मजहब खत्म करने को कह रहे हैं, ये वो गठबंधन है। तो सोचिए कितनी विरोधी, अंतर विरोध। दूसरा, राहुल गांधी की खुद इमेज ऐसी हो गई है कि पता नहीं कब क्या कह दें। तो लोग कहते हैं कि इनको ना बुलाओ तो अच्छा। जहां जहां कांग्रेस लड़ी, मैक्सिमम जगह कांग्रेस चुनाव हार गई, क्योंकि उनको अब वो प्रतीक माने जाने लगे हैं कि अमेरिका जाते हैं, ये चाइना जाते हैं, पता नहीं कब कहां क्या कह दें, भारत के विरोध में, पाकिस्तान के समर्थन में, पता नहीं कब क्या कह दें। तो मतलब वो उनको ऐसा माने जाने लगा है कि जैसे देश में सत्ता पाने के लिए इतना बेचैन है कि विदेशी शक्तियों से हाथ मिलाकर ये सत्ता में आना चाहते हैं। ट्रंप के साथ मिल करके मोदी जी की खिलाफत करके सरकार में आना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि बांग्लादेश और नेपाल की तरह हम भी यहाँ जनजी क्रांति हो जाएगी, यानी सरकार हम गिरा देंगे घेराव करा करके। तो अब इस तरह की बातें करने वालों का साथ करके लोग, अब कोई छिपी बात है नहीं, अब सोशल मीडिया के माध्यम से देहात तक ये बात फैल जाती है। तो ये सब कारण रहे कि उसकी वजह से एनडीए की जोरदार जीत हुई। और वो जो 68 लाख वोट कट गए घुसपैठियों के और फर्जी वोटरों के, उसका बहुत फायदा मिला कि उन सोचिए कि 68 लाख में अगर वो 20-20 हजार वोट बिहार कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ जाते, जो घुसपैठिए थे वो सब राजद वोट देते थे, क्योंकि चाहते थे बांग्लादेशियों को यहीं रहने दिया जाए। तो ये चुनाव आयोग ने जो दोबारा से रिवीजन करा दिया, तो उससे राजद को और नुकसान हो गया। तो सर, चिराग पासवान की पार्टी ने एनडीए को जिताने में क्या भूमिका निभाई, उनका क्या? अब चिराग पासवान कोई नए नहीं है, उनके पिताजी रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी जो बनाई थी, तो उसमें उन पासी बिरादरी के थे, तो उनकी बिरादरी का अच्छा खासा वोट उस अंचल में है, नॉर्थ बिहार में। तो उतना वोट जो उनके पारंपरिक समर्थक थे, अब वो फर्क कहां पड़ता है कि हर बूथ तक तुम्हारा समर्थक मौजूद है कि नहीं, 10-10, 12-12 आदमी मौजूद हैं कि नहीं, जो लोगों में प्रचार करेंगे, पोस्टर चिपकाएंगे, चुनाव के दिन सबको बुला बुला के लाएंगे, वोट देंगे। अब तेजस्वी यादव की शैली कुछ इस तरह की रही कि पटना में ऑफिस में बैठे हुए हैं, 100 आदमी वहां मिलने आ रहे हैं। अब मिलने कौन आता है?
सबसे ज्यादा जो सोचते हैं कि दोबारा राजद की सरकार आ जाएगी तो हमें ठेका मिलेगा, हमें एरिया में जमीनें कब्जा करने का मौका मिलेगा, तो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी और बड़ी बड़ी, जैसे यूपी में आपने देखा होगा सपा के कार्यालय के बाहर 50 गाड़ी खड़ी रहेंगी, बड़ा बड़ा बैनर लगा रहेगा। ये हैं कौन लोग? ज्यादातर वो लोग हैं जो इस उम्मीद में कि जैसे ही सरकार आवे हमको लूटने का मौका मिले, वही बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर पैसा दे देंगे, चुनाव के प्रचार के लिए चंदा दे देंगे, लेकिन आम जनता उतनी ही कट जाती है। आपको जरूरत है हर बूथ पे वोट लेने। तो ये तो हर पार्टी में होता है ना? नहीं, हर पार्टी में नहीं होता। आप कभी लखनऊ में ही या दिल्ली में बीजेपी कार्यालय के सामने से जाके देखिएगा, कोई भीड़ नहीं मिलेगी आपको, कोई बड़े बड़े बैनर 50 गाड़ियां मिलेंगी। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहां ये कोई ठेका नहीं लेता कि हम तुम्हारा ये काम करा देंगे, पैसे लाओ, चंदा लाओ, हम काम करा देंगे। कोई आदमी नहीं दावा कर रहा। नंबर 2, जो वोट देना है वो गांव का, जो अगर किसी गांव में 1000 आदमी है तो 1000 आदमी में 990 आदमी होते हैं जो साइलेंट वोटर होते हैं, और 10 आदमी ऐसे होते हैं जो दौड़ लगाते हैं कि सपा कार्यालय हो, बसपा कार्यालय हो। तो वो 10 से मेंटली गांव के लोग खिलाफ हो जाते हैं, कहते हैं ये बड़ा अपने को शेर बन रहा है, जा रहा है वोट लाने, और यही वोट दे, हम क्यों दें? तो बीजेपी की राजनीति ये होती है कि नहीं, हमारा वो कार्यकर्ता जो भाजपा का वहां बैठा है वो जा के घर भर उनके सुख दुख में शामिल हो, मिले, तब वो 990 हमको वोट दें। देखिए फर्क क्या है कि वो घेरने की, बड़े आदमियों की पार्टी बनने का, दबंगों की पार्टी बनने, गुंडों की पार्टी बनने, ऐसा रोल वहां बिहार में राजद और यूपी में सपा। क्योंकि ये दोनों लोगों ने रिश्तेदारियां कर ली, उनके बेटे की शादी इनके परिवार में हो गई मुलायम जी के, तो दोनों रिश्तेदार भी हो गए। तो लोगों ने मान लिया कि जैसा वो वहां राजद, यहाँ यूपी में सपा। तो इनकी गुंडा इमेज, लुटेरों की इमेज, ठेकेदारों की इमेज फैल गई। क्या इस चुनाव में सर जातिगत समीकरणों पर रणनीति बदली गई? हाँ, बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने साहिन जी। क्या हुआ कि वहां लगभग 52-53% बैकवर्ड कास्ट के लोग होते थे। तो नीतीश जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, यानी कि जो अत्यंत पिछड़े, गरीब पिछड़े 37% अलग कर लिए, और उनको 27% जो बचे पिछड़ा जाति, जिसमें यादव थे और मेनली यादव थे, और कुर्मियों को उन्होंने अलग कर लिया और कहा कि कुर्मी अति पिछड़े हैं। और क्या हुआ कि जो नारा लालू यादव दिया करते थे कि मुस्लिम यादव MY, और बाकी सब पीछे पीछे, तो अब इन्होंने क्या कहा कि MY को छोड़ दो, असली 37% जो अति पिछड़े हैं, गरीबी की दृष्टि से पिछड़े हैं, उनको अपने साथ ले लिया नीतीश जी ने। तो उनके पास वो बचे 27%, और जिसमें मैक्सिमम आपको बताया कि वो वोट कट गए घुसपैठियों में, वो भी शामिल थे। तो 37% ये एनडीए के साथ आ गए, प्लस सारी सवर्ण जातियों को इन्होंने कहा ये समाज के प्रारंभ काल से अग्रगण्य रहे हैं, नेता रहे हैं, तो इनको नाराज करने से ये सब उल्टा प्रचार करेंगे। तो उन्होंने सवर्ण जातियों को भी ले लिया, और साथ में अनुसूचित जाति, चिराग पासवान के माध्यम से अनुसूचित जातियों का वोट ले लिया। तो बचे कौन? केवल MY। तो सर सवाल ये था कि युवा और महिला वोटरों को जोड़ने के लिए एनडीए ने कौन से खास अभियान चलाए? एक तो 10,000 वाला जो आपने बताया था कि महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले भेजा गया, युवाओं को रोजगार के लिए कहा गया कि उनको रोजगार मिलेगा, और किन किन वादों के तहत महिलाओं और युवाओं को लुभाया गया? देखिए, जहां तक महिलाओं की बात थी तो उनको तो उसी समय एक गिफ्ट दे दिया था नीतीश कुमार जी की सरकार ने जब शराबबंदी लागू की थी। आज तक ये हिम्मत और कई राज्य नहीं कर पाए कि हम महिलाओं के कल्याण के लिए शराबबंदी लागू कर दें। तो कष्ट किसको हुआ? जो शराबी थे, उनकी संख्या सीमित थी समाज में, 0.01% या 1% जो ज्यादा कष्ट पाए कि हम धीरे धीरे उनको भी आदत हो गई। महिलाएं बहुत खुश हुई कि ये आके सारा रुपया शराब में खर्च कर देता था, हमारे घर के लिए पैसे नहीं बचते थे। तो एक तो तब से खुश थी। दूसरा, ये जो स्कीम चलाई गई कि हर महिला जो काम करना चाहे 10,000 रुपए उसके खाते में डाल दिए गए। तो उनको जिस औरत के पास
5 रुपए 10 रुपए ना हो, कोई आमदनी का साधन ना हो, एकाएक उसके खाते में 10,000 रुपए आ जाएं, तो उसके लिए बड़ी बात है। तो ये दूसरा बड़ा कदम रहा। तीसरा, रोजगार के फ्रंट पर जो इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो वो मतलब हम इंडस्ट्री लाएंगे, व्यापार बढ़ाएंगे और सरकारी नौकरियां भी देंगे, सब तरह से प्रयास करेंगे। तो जो बीजेपी की विश्वसनीयता कि ये विकास का काम करने के इच्छुक हैं, वो ज्यादा समझ में आया कि दिल्ली की सरकार और पटना की सरकार मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा तरक्की होगी बिहार की। तेजस्वी यादव का वो वादा कि हम हर परिवार से 1 नौकरी देंगे, वो लोगों ने विश्वास नहीं किया। क्यों? कहीं कहां से देंगे? इन्होंने कहा कि अगर इतना करें तो इतना बजट, जितना सरकारी नौकरी कही थी, हाँ कहा सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन बजट पूरा खर्च कर डालें तब भी नहीं हो पाएगा, इतना ज्यादा पैसा चाहिए उसके लिए। तो लोगों ने कहा कि ये हवाई वादा है। ये बात जब बीजेपी और एनडीए की तरफ से कही गई कि ये हवाई वादा, बाद में कह देंगे क्या करें, पैसा नहीं है, नहीं तो अब अगली बार दे देंगे, तो लोगों ने उसको विश्वास नहीं किया। दूसरा, जो बार बार ये कहा गया कि नौकरी, अरे नौकरी देंगे तो तुम्हारे सारे खेत लिखा लेंगे। लालू यादव के ऊपर ये ब्लेम लगा था कि रेल विभाग लैंड फॉर जॉब, जॉब फॉर लैंड, कि तुम्हारी जमीन ले लेंगे और नौकरी दे देंगे। तो कहने लगे ये कौन फायदे का काम है कि घर भर के लिए रोजी रोटी बंद करके 1 लड़के को नौकरी दे दिया। तो ये लोगों ने मजाक बनाया, आरोप लगा, तो उसको लोगों ने तो क्या सर यही वजह है कि महागठबंधन की कमजोरियों को पहचान कर एनडीए ने उन पर रणनीतिक तरीके से प्रहार किया और इनकी जीत की वजह ये बनी? बिल्कुल, दोनों काम। एक तो उन्होंने बूथ लेवल, वोटिंग सेंटर लेवल मैनेजमेंट एक दिन में नहीं किया, ये लगातार। ये बीजेपी की एक रणनीति रहती है कि हम चुनाव के लिए पूरे साल 24 घंटे कभी भी तैयार हैं। ये यानी चुनाव पर काम करना, ये नहीं कि एक बार चुनाव जीत गए तो उसके बाद भूल गए, अब 5 साल बाद देखेंगे। तो ये इन्होंने उसका तरीका ही बदल दिया कि लगातार चुनाव के लिए तैयारी करना, कार्यकर्ताओं की मीटिंग करना, उनके दफ्तर में ना बैठो, घूम घूम के वहां जाओगे। कैसे किसी जिले में गए, किसी सेंटर पर गए तो 100 आदमी मिलेंगे, यहां दफ्तर में आएगा तो 1 आदमी उस जिले का आएगा, 2 आदमी आएंगे। तो इन्होंने अपनी चुनाव की प्रचार शैली ही बदल दी। ये नहीं कहा कि चुनाव के टाइम पर प्रचार, चुनाव के टाइम तो केवल बड़े नेता आएंगे, बाकी नेता लगातार साल भर सक्रिय रहेंगे। वो जो पन्ना प्रमुख बनाए गए, एक पन्ने का एक इंचार्ज और उसकी टीम, हर बूथ लेवल टीम, तो वो, और इसी उम्मीद में लोग जुड़े कि भाजपा सही में विकास करेगी, सही में हमारे काम होंगे, सही में हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और सर एक रीजन शायद ये भी रहा कि सीट शेयरिंग को लेकर ये महागठबंधन में कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीटों को लेकर काफी खींचतान ये शुरू से ही रही थी। बिल्कुल, तो ये भी एक मुख्य वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये लगा कि महागठबंधन के जो पार्टी के अंदर ही मतभेद है, तो जनता को कैसे ये बाद में क्या करेंगे, बाद में टूट जाएंगे जी, फायदे के लिए टूट जाएंगे, बीजेपी से जाके मिल जाएंगे। तो इस कारण से महागठबंधन की, और जो दूसरा मैंने कारण बताया कि महागठबंधन के ऊपर ये आरोप जब लगा कि ये तो सनातन धर्म के विरोधी हैं। भाई आप मुस्लिम लोगों का तुष्टीकरण करते हैं, खुला पक्षपात करते हैं, आप सबके साथ एक न्याय करने की बात, जैसे बीजेपी ने कहा कि हमारी किसी योजना में हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, हमारी योजना का लाभ, चाहे वो आवास योजना है, चाहे गैस बांटने की योजना है, चाहे किसान सम्मान निधि है, हर हिंदू मुस्लिम सबको बराबर मिलेगी। तो वो बात ज्यादा, खाली बातें ना करो, काम करके दिखाओ, तो वो बात ज्यादा लोगों को समझ में आई जी। और उसका परिणाम रहा कि महागठबंधन कहीं टिक नहीं पाया। सर एक सवाल और है कि भाजपा और जदयू के बीच 101 सीटों का चुनाव था, ये चुनाव लड़ने के बावजूद भाजपा कैसे सबसे बड़ा दल बनकर सामने आई? इससे स्पष्ट होता है, क्या ये बूथ लेवल का मैनेजमेंट था, माइक्रो मैनेजमेंट था? दोनों बात थी। जब मोदी जी ने रैलियां शुरू की तो दिल्ली का जो सुशासन का मॉडल, अब सोचिए, कभी राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी यादव ने कभी सुशासन की बात नहीं की,
कभी भारत माता की जय नहीं बुलवाया। क्यों? कि भाजपा के लोग बुलवाते हैं, तो उनको लगा कि ये भाजपा वालों के शब्द है। भाई जो चीज जनता में भावना मन के करीब है उसको बुलवाने में तुम्हें क्या तकलीफ है? जैसे अगर देश की 80% जनता हिंदू है, सनातन धर्म से जुड़ी है, तो राम मंदिर का तुम विरोध करोगे तो तुरंत लोगों को याद दिलाया जाएगा कि अरे ये वही लालू यादव की पार्टी है जिन्होंने राम मंदिर का विरोध करते हुए आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। तो लोगों को लग जाएगा कि ये हिंदू धर्म विरोधी पार्टी है, तो लोग आपसे क्यों जुड़ेंगे? नंबर 2, आपके साथ चारा घोटाला की, जैसा कि आपने कहा कि वो MY लेकर चल रहे थे, और इधर आपने कहा कि वो सनातन विरोधी बयान दिया उन्होंने, इस वजह से उनका वोट प्रतिशत गिर गया। तो सर विपक्ष भी तो ये आरोप लगा सकती है कि आप भी तो सिर्फ सनातन का एक प्रारूप लेकर चल रहे हो। बिल्कुल आरोप लगा सकती है, लेकिन अब इसमें फर्क क्या है कि वो 80% है। तुम अगर आरोप लगाओगे तो वो बात और पुष्ट होगी कि इसका मतलब ये सनातन धर्म के 80% लोगों का ध्यान रख के चलते हैं, इसलिए ऐसा आरोप लगाओगे तो उनके और फायदे में हो जाएगा। जबकि वो कहते हैं नहीं, हम सबका अपनी विकास योजनाओं का लाभ सबको देते हैं, सबके साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मानते हैं, क्योंकि देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश का नारा लगाते हैं। क्या आफत है तेजस्वी यादव जी को या राजग को, राहुल गांधी को भारत माता की जय या देश की जय बोलने में क्या आपत्ति? लेकिन नहीं बोलते। तो धीरे धीरे लोग ये जानने लगे हैं कि ये अमेरिका से, पश्चिमी देशों से, चाइना से मिलके सरकार पे कब्जा करने के लिए देश विरोधी बयान देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। ये आम इमेज राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव क्या है कि लालू यादव की छाया से, अपने पिताजी की छाया से बाहर नहीं निकल पाए हैं, और उसके कारण ये जब फिर जमाना आएगा, अगर इनका राज आ गया तो फिर जमीन के नौकरी के बदले जमीन फिर हड़पने लगेंगे, नौकरी देंगे जमीन छीन लेंगे। नंबर 2, आज चारा घोटाला किया है, कल आदमी का वो जो राशन का गल्ला मिलता है उसका घोटाला कर देंगे। एक चीज और ये भी कही जा सकती है सर कि महागठबंधन की हार इसलिए भी हो पाई क्योंकि जनता से उतनी कनेक्टिविटी नहीं थी। राहुल गांधी दूसरी तरफ एक्टिव थे, तेजस्वी यादव अपना समर्थन तो कर रहे थे, लेकिन वो ट्रैक्टर बनाम और ये हेलीकॉप्टर बनाम ट्रैक्टर कर रहे थे, और मतलब इतने पावरफुल मुद्दे नहीं थे। क्या आप मानते हैं कि ये भी एक मुख्य वजह? राहुल गांधी जब भी आते थे तो कहते वोट चोर, वोट चोर। अरे भाई, या तो तुम साबित करो कैसे वोट चोर, नहीं तो उसी तरह तुम्हारा मुद्दा फिसड्डी हो जाएगा जैसे तुम पहले कहते थे। तो उन्होंने कहा तो 68 लाख हटाए गए, उन्होंने कहा तो कि यहाँ पे वोट चोरी, उन्होंने बकायदा स्क्रीन पे चलवाया। लेकिन लोगों ने माना कि ये 68 लाख वो हैं जो खुद जिन्होंने फार्म भर के अपना जमा नहीं किया कि हमको वोटर बनाओ, क्योंकि वो डर गए कि बांग्लादेशी हैं, यहाँ उनके पापा उनके बाबा का कोई नाम कहीं है नहीं। तो वो अगर लिख के देंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, पकड़ जाएंगे कि अच्छा तो तुम्हारे बाबा पापा बांग्लादेशी थे। तो बांग्लादेशी मारे डर के उन्होंने वोट, अगर न किया जाता ये तो बांग्लादेशी तेजस्वी यादव को वोट देते तो चुनाव का परिणाम बदल जाता। लेकिन अब बात तो सही थी ही कि आप ऐसे लोगों को अगर संरक्षण दोगे जो इस देश के है ही नहीं है, बांग्लादेश से आके तुमको वोट दे रहे हैं और इसी नाम पे तुम्हारे साथ हैं, तो ये कभी भी उनका नाम कट सकता है। चुनाव आयोग ने 20 साल पहले लगभग हुआ था, सन 2002 में हुआ था चुनाव मतदाता सूची का रिवीजन, तो वो चुनाव आयोग ने दोबारा करा दिया। नियम है 20-20 साल होने का, करा दिया, तो उसमें वो सब लोग छट गए और उसका परिणाम हुआ कि जो उनके समर्थन से जो तेजस्वी यादव की सीटें आती थी वो कट गई। तो कहने का मतलब ये है कि तेजस्वी का अनुभव की कमी देखी गई उनके अंदर, और राहुल गांधी के लेस कनेक्शन देखा गया जनता के बीच, जो हार का सामना करना पड़ा। सर आखिरी सवाल ये है कि क्या लगता है एनडीए की जीत भविष्य की राजनीति में क्या नए संकेत देती है? भविष्य की राजनीति में ये संकेत देती है कि ये क्रम, यूपी मॉडल, ज्यादा बिहार कहता है यूपी मॉडल के तहत हमने वोट दिया, ये और यूपी मॉडल के तहत दिया, और भविष्य में बंगाल मॉडल बनेगा। क्या कि वहां बहुत सारे बांग्लादेश से सबसे ज्यादा जो बांग्लादेशी आ गए हैं वो पश्चिम बंगाल के 5-6 जिले, मुर्शिदाबाद, फरक्का, 24 परगना,
मालदा, ये सारे जिलों में रुके हुए हैं। तो जब ये SIR की योजना वहां लागू हो जाएगी कि बांग्लादेशी वोट नहीं देने पाएंगे, तो क्या होगा, वहां भी इसी तरह होगा। योजना लागू ऑर्डर हो गया है, अब वो 1 महीने 2 महीने का समय है कि जो लोग बांग्लादेशी हैं वो साबित करें कि यहाँ उनकी जमीन थी, यहाँ उनका मकान था, यहाँ वो पढ़े हैं, उनके पापा जी यहाँ पढ़े हैं, तो वोट दो। और अगर तुम नहीं साबित कर पाते तो तुम फिर वोट मत दो, वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। तो वहां भी यही हाल होगा। जो ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के वोट पर चुनाव जीत रही थी, वहां भी ऐसे ही होगा। और वो यही प्रभाव परिणाम होगा कि अब जो बीजेपी चुनाव लड़ती है, NDA चुनाव लड़ता है, वो देश के नाम पर, कि देश को विकसित करना है, सुशासन के नाम पर अच्छा शासन लाना है, जनता के कल्याण की योजना है। आप सोचिए ना, कांग्रेस शासन में या राजद या सपा के शासन में क्या कभी बात होती थी कि सबको घर देना है, सबके घर में नल से जल देना है, सबको शौचालय, कोई मांगने तो नहीं गया था। मोदी जी ने अपनी तरफ से कहा कि नहीं, सबके घर शौचालय हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये सब कल्याणकारी काम, औरतों को बड़ा कष्ट होता है खाना बनाने में, गैस दे दी जाए खाना बनाने की, तो ये सब काम जब शुरू किया बीजेपी ने तो लोगों को लगा कि ये हमारी पार्टी है। दूसरी बात, बहुत से कल्याणकारी काम जो गरीब वर्ग के लिए हुए, तो धीरे धीरे बीजेपी की इमेज बदल गई। वो जो इमेज थी कि ये तो बनियों की पार्टी है, बड़े आदमियों की पार्टी है, तो वो इमेज अब हो गई कि नहीं, एक चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो इसका मतलब इस पार्टी में कोई गरीब से गरीब आदमी भी अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ सकता है। यही सब बातें रहीं जो चुनाव में निर्णायक बनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और इतना कीमती वक्त देने के लिए और इस मुद्दे पर इतनी गहन चर्चा करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द क्विक।